को कोविड-19 से मिल रही राहत। कोरोना का कहर हुआ कम, ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र में 90 मौत, दिल्ली एमपी में जारी अलर्ट। राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी, बरसात ने बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड। मई में 120 साल में नहीं हुई इतनी बारिश। 20 मई सुबह 8:30 बजे तक दर्ज हुई 119 मिलीमीटर बारिश। गाजा में एक तरफा युद्ध विराम को इजरायल कैबिनेट ने दी मंजूरी। गाजा पट्टी में 11 दिन से चल रहा सैन्य अभियान। इजरायली मीडिया ने बृहस्पतिवार देर रात दी जानकारी। ताउते के बाद अब यश चक्रवाती तूफान का खतरा। भारतीय तटरक्षक बल ने मछुआरों और नाविकों को जारी की चेतावनी। याश को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। तो स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। दिल्ली में बरसात का रिकॉर्ड बन जाने के बाद आज सुबह से फिर बारिश शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। हवाओं में ठंडक भी है। मौसम विभाग पहले ही दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और राजधानी के साथ ही आसपास के इलाकों में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान जाहिर कर चुका है। बता दें कि दिल्ली में बुधवार से शुरू हुई बारिश बृहस्पतिवार सुबह तक चलती रही। मौसम विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मई में किसी एक दिन वर्ष 1900 के बाद इतनी बारिश दर्ज की गई। बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे तक 119.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले साल 1976 में मई में एक दिन में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। पहले से मुश्किल हालात झेल रहे फलस्तीनियों के हालात, इसराइल गाजा में युद्ध और भी बदतर हो रहा है। बुधवार के ताजा हमलों में यहां 6 लोग मारे गए हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि हमने हमास शासित क्षेत्र में रॉकेट दागने के बीच कई आतंकी ठिकाने उड़ा दिए हैं। 9 दिनों से जारी जंग में गाजा क्षेत्र के सीवेज पाइप टूटने से सड़कों पर मल बह रहा है। अस्पताल और स्कूल बंद हैं और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि गाजा में एकमात्र कोरोना परीक्षण लैब भी तबाह हो गई है। गलियों में मल बह रहा है और 8 लाख लोगों को पेयजल देने वाले पाइप तोड़ दिए गए हैं। यहाँ सीवेज सिस्टम नष्ट हो चुका है और 2.5 लाख लोगों को ताजा पानी देने वाला संयंत्र बंद है। गाजा में 17 अस्पताल क्लिनिक पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, जिससे 20 लाख लोग मानवीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ 6 लाख छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं और करीब 72,000 लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। यहां अब तक 63 बच्चों और 36 महिलाओं समेत 219 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 12 इसराइली भी हमास के रॉकेट हमलों में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब तक युद्ध विराम के संकेत नहीं है। बुधवार को हुए इसराइली हमले में गाजा का अल अश्तल परिवार का 40 सदस्यों का घर भी मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि हमले से 5 मिनट पहले मिली सूचना के कारण सभी घर से भागकर बच गए। अमेरिका ने अभी तक भारत को $50 करोड़ से ज्यादा की कोविड-19 मदद मुहैया करवाई है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे देशों को 8 करोड़ टीकों का वितरण करने के बारे में वो जल्द ही फैसला लेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि उन्होंने एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में व्हाइट हाउस विदेश प्रेस समूह के सदस्यों से कहा कि अभी तक अमेरिका ने भारत को $50 करोड़ से ज्यादा की कोविड-19 सहायता पहुंचाई है, जिनमें अमेरिका की संघीय और राज्य सरकारों, अमेरिकी कंपनियों और संगठनों और नागरिकों द्वारा दिए गए योगदान शामिल है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत का नाम भी शामिल है। यहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,76,070 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान कोरोना से 3,874 लोगों की मौत भी हुई। वहीं कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा विषय है ब्लैक फंगस, जिसके कारण महाराष्ट्र में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को इसके इलाज के लिए केंद्र से ज्यादा मात्रा में दवाओं की जरूरत है।
इसी महीने की 4 तारीख को ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। इस प्लांट की क्षमता 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बनाने की थी, लेकिन शुरुआत होने के 2 दिन बाद ही ये ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी कारणों से बंद हो गया। दरअसल जिस कंपनी का ये ऑक्सीजन प्लांट था, उसके इंजीनियर लॉकडाउन होने की वजह से इस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए करनाल नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से प्लांट को स्थापित करने में देरी आ रही थी। फिलहाल ये प्लांट ट्रायल बेस्ड पर एक बार फिर शुरू हो गया है। इसका सैंपल टेस्टिंग के लिए गुरुग्राम भेजा गया है ताकि पता चल सके कि यह प्लांट अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। लगभग 10 दिन प्लांट जो है बंद रहा। कारण सेफ्टी ऑफ द प्लांट है, और सेफ्टी क्योंकि पेशेंट्स के आसपास है, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, सेफ्टी ऑफ द पब्लिक के कारण बंद किया गया, ताकि कोई इसमें कोई ब्लास्ट या कोई ना हो जाए, और सरकार का मशीनों का भी कोई ब्लास्ट ना हो, ताकि मशीनों को भी नुकसान ना हो, और आसपास जो पेशेंट है, मरीज हैं, उनको भी कोई नुकसान ना हो। इस कारण प्रोफाइलेक्टली हमने इसको बंद कर दिया, और पेरेंट कंपनी के साथ कंसल्ट करके अब दोबारा शुरू कर दिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हम इस प्लांट को जनता की सुविधा में पूरी तरह से समर्पित कर सकें। तो हीट वगैरह होगी तो उसकी पोजीशन भी चेंज की है? हाँ, कुछ मशीनों की उन्होंने पोजीशन चेंज करवाई है। कुछ जो सेफ्टी वाल्व थे, शायद प्रोफेसर जोगिंदर जल्दी के कारण या जल्दी शुरू कारण के कारण उन्होंने 1-2 नहीं लगाए थे। उन्होंने सेफ्टी वाल्व जो है कंपनी वालों ने लगाए हैं कई जगह, और मशीनों की पोजीशनिंग चेंज की है। जो अब प्लांट है अब ठीक ठाक चल रहा है। किन मरीजों तक? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को शासकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द मिल सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज खोलने की घोषणा की है। शहर में अभी तक एक ही अर्धशासकीय कॉलेज है। सीएम ने समीक्षा के दौरान 2 टूक चेतावनी भी दी है कि कोरोना और ब्लैक फंगस की दवाई और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सीधे जेल भेजा जाएगा। फंगस पर कंट्रोल के लिए हर जिले में पहचान केंद्र भी बनाए जाएंगे। जो मेरी बहुत समय से मांग चली आ रही थी, मैं काफ़ी बार प्रयास कर रहा था कि उज्जैन हमारा संभागीय स्थान है और यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज भी मैंने ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन करा, मांग करी, तो उन्होंने आज यहाँ घोषणा करी है कि उज्जैन में बहुत जल्दी शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये बहुत बड़ी सौगात, और मेरे चुनाव का घोषणा पत्र भी था, घोषणा करी थी, वो पूरी होने जा रही है। मैं उनका दिल से, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। उज्जैन जिले की कोरोना समीक्षा बैठक करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उज्जैन आए थे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की, और बैठक में उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जाहिर की थी, और जिसमें ये बताया गया था कि ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सरकार मुफ्त कराएगी। वहीं उन्होंने कोरोना के मरीज जो की पॉजिटिव दर कम हुई है, उसको लेकर भी राहत की सांस ली है कि जो पहले पॉजिटिव दर ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई है, वहीं उन्होंने 1 जून से कुछ बाजार खुलने के संकेत भी दिए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब समीक्षा बैठक के बाद जाते जाते एक घोषणा कर गए हैं कि उज्जैन जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। उसी को लेकर उज्जैन जिले के प्रतिनिधियों द्वारा एक वार्ड शुरू हो गया है, जिसमें हर जनप्रतिनिधि ये कहता नजर आ रहा है कि उज्जैन जिले को जो मेडिकल सौगात मिलने वाली है, उसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। सभी ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं और अपने अपने पत्र भी जारी कर बताया है कि मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को लेकर प्रयास कर रहा था। उज्जैन सांसद अनिल फौजिया जो काफ़ी समय से मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयासरत थे, और उन्होंने उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को भी पत्र लिखा था कि उज्जैन को मेडिकल कॉलेज की एक सख्त आवश्यकता है। उन्हीं की बात मानते हुए सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए तो कुछ ही दिनों में इसका कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं विधायक पारस जैन
ने भी अपने पत्रों के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया था कि मेडिकल कॉलेज की काफ़ी समय से उज्जैन जिले को आवश्यकता है। उनकी बात भी रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भी बता दिया है कि उज्जैन के मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी खोल लिया जाएगा। वहीं एक चीज़ हम आपको बता दें कि उज्जैन की जनप्रतिनिधियों के समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सार्थक प्रयास किया गया है उज्जैन के लिए, उज्जैन की जनता उसके लिए आभारी है। पटियाला के कमिश्नर चंद्रगेन ने कहा है कि पंजाब सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हर एक गांव में जागरूक करने के लिए अलग अलग टीम भी बनाई है, जिसके तहत रोजाना 2 गांवों को कवर किया जाएगा। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण अभियान के तहत टीका भी लगवाएंगे। जिवें आप जी नूं पता है कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया, परसों लॉन्च की स्कीम। असी हुण कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ 2-3 पिंड कवर करके पटियाले दे शुरू किया है फिलहाल तो उन्होंने पिंडा के लोगों को आगाह करना कि अपनी वैक्सीनेशन आप कोरोना टेस्ट कराओ और वैक्सीनेशन लवाओ, क्योंकि पिंडा दे विच एक भ्रम पाया जा रहा है कि उन्होंने कोरोना टेस्ट का एक तरीके ना हौआ जिहा बना लिया कि कोरोना टेस्ट करावांगे तो पता नहीं की हो जाएगा। असी जाके सिर्फ यही समझाने कि कोरोना टेस्ट कोई माड़ी चीज़ नहीं है। कोरोना टेस्ट कराओगे तो जे वो कोई प्रॉब्लम लगती है तो किसी हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं होएगी। घर ही बैठो, अपने कमरे के आइसोलेट करो अपने आप को और 104 ते डायल करके जी फतेह किट हैगी है सीएम साहब ने लॉन्च की हुई फतेह किट जी सारिया दवाइयाँ होंगे वो तुहाडे घर ही डॉक्टर मुहैया कराएंगे और अपने घर ही बैठे 14 दिन आइसोलेट करके उन्हें तुम ठीक हो सकते हो। जे फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर L3 उस पेशेंट को L3 कहते हैं, फिर वो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की लोड़ है, अदरवाइज हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं हैगी। सिर्फ एक विलेजर्स नूं, क्योंकि साडा पंजाब 65% विलेजेस दे विच वसदा है, 13,000 पिंड है, ये ज़्यादातर साड़ी पॉपूलेशन पिंडा च हैगी है। जिवें कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज़्यादातर साडे वासी पिंडा च ने। जे पिंडा के लोगों को खराब होने शुरू हो गए, कोरोना शुरू हो गया तो फिर पंजाब को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस करके साडा पहला फर्ज यही बनता है कि इस पिंडा के लोगों को आगाह करिए कि कोरोना का टेस्ट कराओ, इस तो डरो ना और वैक्सीनेशन भी अगे होके। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अनिल गोयल ने कोरोना वायरस के प्रसार के खात्मे को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसमें संक्रमण रोको, महामारी खत्म करो यानी स्टॉप द ट्रांसमिशन, क्रश द पेंडेमिक के नारे के साथ मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और वेंटिलेशन को संक्रमण रोकने के आधार के बिंदु बताए। साथ ही इसमें कहा गया कि एक संक्रमित व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है वो इतने ड्रॉपलेट्स छोड़ सकता है जिससे कि एक साथ कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसके साथ गाइडलाइंस में जानकारी दी गई है कि एरोसोल और ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन की मुख्य वजह बन सकती है और एरोसोल में तो हवा में 10 मीटर तक परिधि में संक्रमण फैल सकता है, तो ड्रॉपलेट्स भी हवा में 2 मीटर की दूरी तक लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि खुली जगहों पर संक्रमण का खतरा कम रहता है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के आंकड़े भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़े में कहीं कोई कमी नहीं आई है। वहीं अगर बात की जाए उत्तरी दिल्ली की, तो उत्तरी दिल्ली में पिछले 1 अप्रैल से 17 मई तक लगभग 7,000 लोगों की कोविड-19 के चलते मौत हो चुकी है, जिसका खुद अंतिम संस्कार नगर निगम के शमशान घाट में हुआ है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि नगर निगम के हॉस्पिटल्स में करीब 1,000 कोविड-19 के मरीज एडमिट हुए, जिनमें से लगभग 300 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर गए। तो दूसरी लहर के अंदर दिल्ली इतने बड़े संक्रमण से ना गुजरती, ना ही इतने लोगों के परिजनों को दुखद मौत होती। दिल्ली सरकार इस कोविड काल के अंदर फेल हो गई है। ऑक्सीजन के नाम पर फेल हुई, अब वैक्सीनेशन के नाम पर फेल हो गई है। तो ये फेल सरकार है, फेल सरकार कुछ नहीं कर सकती।
सर क्या दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो मरने वालों को 50-50 हज़ार दिए जाएंगे, पेंशन दी जाएगी 2500 रुपये। क्या लगता है क्या इस तरीके की योजनाओं से कितना फ़ायदा होगा और आंकड़े कहाँ से लेके आएगी दिल्ली सरकार के, कितने लोग अभी तक मरे हैं? देखिए, मैंने बताया ना, दिल्ली सरकार का काम है सिर्फ भ्रम फैलाना। अब ये घोषणा करके भ्रम फैला देंगे, लोगों को कह देंगे, उनको ढांढस बता देंगे, उसके बाद मुझे लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार जो भी काम करती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता है, ज़मीन पे कोई वो काम करते नहीं। हमारा काम पैसा बांटना नहीं है, सरकारों का काम होता है पैसे से उचित प्रबंध करना। अगर इन्हीं सभी पैसों से दिल्ली सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करती, अस्पतालों को अपग्रेड करती, भारत सरकार से मिले हुए पीएम केयर के माध्यम से जो वेंटिलेटर थे, जो बेड्स थे, उनको समय पर लगाती, दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाती जो कि अप्रैल के महीने में लगाने थे, वो काम तो उन्होंने किए नहीं। कांग्रेस के गढ़ के रूप में तो कभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला अमेठी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विकास के नाम पर अमेठी की जनता के साथ सिर्फ छलावा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से फैजाबाद मार्ग को जोड़ने वाले जामो वारिसगंज संपर्क मार्ग की, जहां पर जरा सी बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई। यहां से आने जाने वालों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से इस सड़क की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। सूखे के मौसम में तो ठीक है कि गड्ढे दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन जरा सी बरसात होने के बाद जल भराव होने की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके कारण कई बार बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती है। लोगों का कहना है कि स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ रही है। तब्दील हो गए हैं, क्या है प्रॉब्लम? ये अपने जिले से वारिसगंज रोड पे जोड़ती फैजाबाद के लिए। ये सड़क पूरी जामू से वारिसगंज तक पूरी खराब हो चुकी है। कब से खराब पड़ी हुई है? ये लगभग 1.5 साल से खराब है। लगभग इससे हफ्ते में एक बार जरूर एक्सीडेंट होता रहता है। हाँ। सड़क खराब होने के कारण। तो जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि कभी देखने भी नहीं आते, क्या कहते हैं। तो आप क्या मांग? नेता लोग कोई आता ही नहीं। मांग क्या करते हैं? मांग कुछ नहीं, सड़क बन जाए और हमको लोग क्या करना है। जामू से लेकर रानीगंज तक का जो है रोड है, और ये रोड जो है काफी 2-2.5-3 साल से खराब है। इतना खराब, इतने खड्डे हैं ना कि आदमी जो है हफ्ते में 2 या 3 एक्सीडेंट होता ही रहता है जो है। लेकिन सरकार तो कह रही है सड़कें पूरी गड्ढे मुक्त हो गई हैं। नहीं, मुक्त नहीं। ये सड़क जो है ये कम से कम ये कभी बनी थी 2007-2008 में बनी थी ये सड़क। ये 8-10 साल इसको बनने हो गया, तो एक्सीडेंट भी बहुत सारा होता है। ऐसे क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? ये रोड बनना चाहिए, हमें एक्सीडेंट से हमें बचाना चाहिए जो है सरकार को, पर सरकार जो है इस चीज को कोई ध्यान ही नहीं देती है। हरियाणा में रोहतक के गांव गिरावड़ में सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इससे पहले ग्रामीणों ने दवाइयां और डॉक्टर्स की कमी को लेकर गांव के सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर सबसे ज्यादा जरूरत गांव को बढ़िया डॉक्टर और दवाइयों की होती है, जिसे प्रशासन और सरकार ने गांव में लगे डॉक्टर विजय ढुल का तबादला लखन माजरा में कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डॉक्टर विजय ढुल को गिरावड़ सामुदायिक केंद्र में वापस नहीं भेजा जाएगा, तब तक सामुदायिक केंद्र के गेट पर ताला नहीं खुलेगा। विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। कौन सा गांव जी? ये गिरावड़ गांव है। क्या समस्या है? समस्या है जी, डॉक्टर विजय ढुल काफी दिन से हमारे गांव में पोस्टिंग है, और ये अभी कुछ 10-12 दिन से इनको लखन बाजरा बुला लिया एसएमओ साहब ने, और हमारे गांव का जितना भी आदमी है वो सब इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर विजय ढुल के ऊपर। गांव को भरोसा है, ये दवाई अच्छी देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे डॉक्टर मानते हैं गांव वाले। इसके बगैर हम किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते ना। हम ये ताला खोलेंगे, हमने ताला लगा दिया। चाहे गांव मरो और चाहे जियो, वो सरकार देखेगी या भगवान देखेगा। तो ऐसी क्या समस्या रही आपने ताला लगाना पड़ा? ताला ये लगाना पड़ा, कोई है ही नहीं। मान लो मैंने कल परसों वो लगवाया था, कोवैक्सीन लगवाई थी, मेरे को बुखार भी हो गया, थोड़ी ज्यादा एंजाइटी होगी। इलाज कर रहे थे गांव का,
इतने काफी समय से अच्छा मेल मिलाप के साथ में, गांव के साथ में तालमेल था, उनको एकदम से अचानक यहाँ से वैसे म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं है, ये भाईबंदी के तौर पर नए डॉक्टर जो कि चरखी दादरी साइड से आए हैं उनको यहाँ पर उनकी ट्रांसफर लाखन माजरा थी और लाखन माजरा की बजाय गिरावड़ को दे दी। गिरावड़ वाले को उठा करके इस महामारी के उद्देश्य के अंदर को देखते हुए सरकार जब इतना कुछ वो उठा रही है खर्चा और मरीजों के फायदेमंद के लिए कर रही है, फिर क्यों ऐसे डॉक्टर जो कि पूरे गांव की जानकारी हर एक मरीज से, हर एक परिवार से ऐसा संबंध है उसका, और उसको अचानक उठा करके नया डॉक्टर किससे संबंध होगा, किससे उसको कहीं भी निडाना है, कभी ये अजायब है। गिरावट में तो वो एक दिन ड्यूटी ज्वाइन हुई है, उसके बाद में कोई वो नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तो ये अपना वो देखना चाहिए, वो पुराने आदमी को, पुराने डॉक्टर को एकदम से उठा करके नए डॉक्टर को देना इस महामारी के उद्देश्य को और इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो पंजाब से आ रही है। जी हां, पंजाब से ये बड़ी खबर जहां पर MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। जी हां, फाइटर जेट MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। मोगा के लंगियाना खुर्द गांव के पास विमान क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी खबर पंजाब के मोगा से, जहां पर MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है और इसमें पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर मोगा के लंगियाना से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। फाइटर जेट MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। मोगा के लंगियाना खुर्द गांव के पास ये विमान क्रैश हुआ है जिसमें पायलट की जान चली गई है। एक बड़ी खबर, इस हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की मौत की खबर भी सामने आई है। मोगा के लंगियाना खुर्द गांव के पास ये विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फाइटर जेट MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। तो ये डिफेंस को, इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा झटका, देश को एक बड़ा झटका है कि जिस तरह से MiG-21 को बनाने में, खरीदने में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और जिस तरह से अब ये पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ है, उसे लेकर यकीनन देश को एक बड़ा नुकसान। साथ ही ये भी कि पायलट के क्रैश होने के बाद मौके पर ही यूपी के मथुरा के बलदेव क्षेत्र स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पर आज 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। इस दौरान वहां के तहसीलदार महावंत सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के डॉक्टर गोपाल गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के लिए उमंग कोविड-19 और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन्होंने पहले से ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, केवल उन्हीं का ही टीकाकरण किया जाएगा। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 17 तारीख से 22 तारीख तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जहां 17 तारीख को 136 लोगों को टीका लगाया गया, तो वहीं 18 तारीख को भी 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएगी। 22 तारीख को दोबारा बैठकर ये तय किया जाएगा कि वैक्सीनेशन अभियान कब तक चलाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि शेड्यूल पर ही वैक्सीन लगवाने की कोशिश की जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही हम लोग जो लगा रहे हैं, इसमें कोई भी एट रैंडम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हीं का केवल वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा कल हमारे यहाँ 130 के करीब लोगों के लगे थे और आज भी हमारे 100 के करीब पहुंच चुके हैं। लगभग यह कितने दिन तक चलेगी वैक्सीनेशन? चलेगा संडे को छोड़ के पर डे अब ये चलेगा। अभी हमारा 6 दिन का प्रोग्राम सेट है, 17 से 22 तक का। इसके बाद 22 को फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे और ये कंटिन्यूस चालू है। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीका लगवाने नहीं आते हैं उनको आगे फिर शेड्यूल लेने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो ये अपना समय से जो शेड्यूल लिया है उस पर लगवा लें, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि फिर नेक्स्ट शेड्यूल में और लोग भी उसमें आएंगे तो उनको डेट ना मिल पाए, भीड़ ज़्यादा है, 18+ के लोग ज़्यादा है, तो इसलिए जो शेड्यूल लिया है उस पर वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने के मामले में कुछ रिपोर्ट्स में हरियाणा को देश भर में टॉप पर बताया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने देश भर के डॉक्टर्स के लिए बड़ी मिसाल कायम की है। बता दें कि जहां देश भर में कोरोना वैक्सीन की भारी मात्रा में बर्बादी हुई है, वहीं अंबाला एक ऐसा जिला बन गया है जहां वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं की गई।
इस बात की पुष्टि खुद अंबाला की वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर ने की, जिन्होंने बताया कि अंबाला में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी रेटिंग 0 है, क्योंकि यहां कोरोना वैक्सीन की एक वॉयल में से 10 की जगह 11 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर जैसे मैंने पहले बताया कि टीका है जिंदगी के नाते हमने अंबाला में शहर में अभियान शुरू किया और आदरणीय मनोहर लाल जी और अनिल विज जी की प्रेरणा से पूरे हरियाणा के अंदर वैक्सीनेशन का काम जारी है। पूरे भारत के अंदर आदरणीय जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक भारतवासी को टीका लगे और गुरुग्राम की आबादी लगभग 35 लाख है, वहाँ 6 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। फरीदाबाद की आबादी लगभग 25 लाख से ऊपर है, वहाँ लगभग 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगी है और अंबाला की आबादी 12 लाख है, लेकिन हम 4 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन जो है जिला प्रशासन की और डॉक्टर्स की उससे सहायता से लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। परसेंटेज में देखें तो हरियाणा के अंदर अंबाला सबसे आगे है, अंबाला अव्वल नंबर पे है। और दूसरी बात, आज अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जो हाई कोर्ट के अंदर हल्फनामा गया है सरकार की तरफ से, जो एक बड़ी बात आ रही थी कि हरियाणा के अंदर वैक्सीन जो है बहुत परसेंटेज में वेस्ट हो रही है, आप देखेंगे सारे जिलों के अंदर कहीं ना कहीं वैक्सीन का लगा है कि वेस्ट हुई है। केवल अंबाला अकेला एकमात्र जिला है जहां पर जितनी वैक्सीन आई उससे फालतू भी 500-700 लोगों को इंजेक्शन लगा, वेस्ट नहीं हुई। यानी मैम, वैक्सीन वेस्टेज को लेकर हरियाणा में काफ़ी खबरें सामने आ रही थी कि वेस्टेज वैक्सीन की बहुत की जा रही है। अंबाला में क्या कुछ ऐसा है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी डोज वेस्ट ना हो और आपको हम बता देते हैं कि अंबाला में पूरे स्टेट में अगर देखा जाए तो अंबाला में सबसे कम वेस्टेज है। एक वाइल में 10 डोजेस की वाइल होती है, पर हम उसमें से 11 लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमने अभी भी 0 वेस्टेज पकड़ी हुई है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिनकी सजा 3 साल से कम हो सकती है और जिनके मामले प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास विचाराधीन है। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने यह कदम जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया। राजस्थान पुलिस के लिए यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश की ओर से जारी किए गए। इसमें पुलिस कर्मियों से साफ साफ कहा गया है कि वे ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार ना करें जिन्हें 3 साल से कम सजा मिल सकती है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक जस्टिस पंकज भंडारी ने 17 मई को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था। उस दौरान भरतपुर निवासी 25 वर्षीय थान सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। थान सिंह पर आईपीसी की धारा 457, 354 के तहत आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कहा है कि वैक्सीनेशन के मामले में अंबाला प्रदेश में पहले स्थान पर है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में संसाधनों की कमी के चलते किसी मरीज की जान बच जाए, इसके लिए अंबाला विधायक असीम गोयल आए दिन नई कोशिश कर रहे हैं। आज विधायक असीम गोयल ने अंबाला के मिशन अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए 2 बाईपैप, 1 सीपैप और 50 स्टीमर डोनेट किए। वहीं विधायक असीम गोयल द्वारा डोनेट किए गए मेडिकल उपकरणों को लेकर मिशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक ने विधायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि विधायक आज नहीं बल्कि पिछले साल से ही मिशन अस्पताल की इसी तरह मदद करते रहे। बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन उससे सुखद बात यह है कि हम सब जो डॉक्टर्स हैं हमारे और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिस हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी जी तोड़ मेहनत से, अथक प्रयासों से कोरोना वापिस भी जा रहा है और रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे अंबाला की बात हो, चाहे हरियाणा की, चाहे पूरे भारत की। फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।